हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान का चौथा पाठ उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है। तो अध्याय का नाम है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन तो हमारे शरीर की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम शरीर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ जैसे कि मल मूत्र आदि को शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। और जो पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं वो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो ये दो बातें हैं, उत्सर्जन हो गया शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और उत्सर्जी पदार्थ वही अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे कि हमारा मल होता है, मूत्र होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। हाँ, मूत्र में विशेष होता क्या है, से मूत्र की बात करते हैं। इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ में यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, लवण, जल आदि ये सब चीजें हमारे उत्सर्जी पदार्थ में होती है। यानी इन्हीं सब चीजों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन कैसे करते हैं, उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग हमारे शरीर में यूज में आता है। तो सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ है ही, हमें पढ़ना है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए शरीर में एक तंत्र होता है। जैसे हमने पोषण के लिए पाचन तंत्र पढ़ा, फिर सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र पढ़े हैं, फिर खून के लिए परिवहन तंत्र पढ़े हैं। अब यहाँ पे मल मूत्र को निष्कासित करने के लिए उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र तो शरीर का वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इसमें मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, 4 भाग। पहला होता है वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, और चौथा मूत्रमार्ग। तो ये 4 भाग होते हैं। तो इनका चित्र बनाकर यहीं भी दिखा देते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि किडनी की बात करते हैं, तो किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। इनकी संख्या 2 होती है। एक बात और याद रखेंगे, जो बाई किडनी होती है इधर वाली, वो दाएं की तुलना में हल्का सा ऊपर होती है और हल्का सा बड़ी होती है। तो ये किडनी इधर दिखाएंगे। ये सेम के बीच के आकार की किडनी दिख रहे हैं, साइज दिख रहा होगा। ये हल्की सी बड़ी और हल्की सी ऊपर, हल्का सा ऊपर दिखाएंगे। ये हो गए वृक्क। अब इन वृक्कों के बाद फिर यहाँ से निकलती है मूत्रवाहिनी। उसके लिए पहले नलिकाएं दिखा देते हैं। ये जो नलिका दिख रही है, ये है महाधमनी। अब ये दिखाएंगे महाशिरा के पीछे से। यहाँ भी वैसे दिखाएंगे महाशिरा।
अब हमको दिखानी है मूत्र वाहिनियां। यहाँ से मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी के बाद फिर एक बड़ा सा मूत्राशय होता है, और फिर यहाँ पे मूत्रमार्ग। यही जो नाम कर देते हैं, वृक्क है, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय, और ये मूत्रमार्ग। अब पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो वृक्क हैं ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। हिंदी में वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है शरीर में। तो वृक्क की संख्या 2 होती है। ये सेम के बीच के आकार के होते हैं, मांसल अंग है, यानी मांस से बने, हड्डी नहीं होते। इनका जो जो बाईं किडनी होती है वो दाएं की अपेक्षा हल्की सी बड़ी और हल्के से ऊपर होती है। तो ये जो भाग जहाँ से किडनी निकली, इस भाग को बोलते हैं पाइलस। यहाँ पे जगह नहीं निकली, यहाँ मतलब जहाँ झुका हुआ पार्ट है उसको पाइलस बोलते हैं। अब जो वृक्क है, वृक्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वृक्काणु उपस्थित होते हैं, इन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आंतरिक संरचना बाहर से नहीं दिखेंगे, यानी कि जब इनको हम काट कर देखें तो अंदर बहुत सारे वृक्काणु मिलेंगे। तो वृक्काणु इसके अंदर होते हैं। क्योंकि शरीर में हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है मूत्र के बारे में, तो जो मूत्र का निर्माण होता है वो इन्हीं वृक्काणुओं के अंदर होता है। वो कैसे होता है उसकी संरचना की अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम वृक्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वृक्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात करते हैं वृक्क होता कहाँ पे, जहाँ जैसे कमर हमारी है, तो यहाँ पर कमर के पास ही हल्का पीछे की ओर दोनों किडनियां उपस्थित होती हैं। फिर वृक्क के बाद वृक्क से फिर नलिका आगे आई है, इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। यानी जो वृक्क के वृक्काणु है इनमें मूत्र बन जाता है। बनता कैसे है उसके आगे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे 2 नलिका दिखी गई है, ये है महाधमनी, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इन नलिकाओं का यहाँ क्या हुआ, महाधमनी और ये महाशिरा। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है परिवहन या परिसंचरण। तो परिसंचरण में हमने ये पढ़ा था कि अशुद्ध रक्त सिरा लेकर, यानी महाशिरा से अशुद्ध रक्त हृदय में जाता था, और फिर शुद्ध रक्त महाधमनी से वापस निकलता था। अब जो महाधमनी से शुद्ध रक्त निकला हृदय से होकर, अब वो रक्त आएगा किडनी, यानी कि हृदय के बाद अगला रास्ता वृक्क है। अब ये महाधमनी है जो हृदय से आई है शुद्ध रक्त को लेकर। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन को लेकर। देखिए, अब शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन इसका मतलब ये शब्द को शुद्ध होना और साफ होने में अंतर है। इससे पिछले पाठ में हमने रक्त का शुद्धिकरण पढ़ा था, यहाँ पे रक्त की सफाई पढ़ेंगे। यानी वहां पे खून शुद्ध हुआ था, यहाँ पे खून साफ होगा। साफ होने का मतलब कि खून के अंदर जो कुछ कचरा होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे कि खून में पानी है, ग्लूकोज है, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, लवण, अन्य भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि जो कुछ आयंस होते हैं जो कि नुकसानदायक हैं, तो उन सबको खून से बाहर निकालना पड़ता है। अब वो सब काम यहीं पे होना है। तो जो महाधमनी है, महाधमनी आई है, उसकी रक्त यहाँ से दोनों किडनियों में जा रहा है। अब जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली केशिकाएं होती हैं, वो केशिकाएं इन्हीं वृक्काणुओं में जाके खुलती हैं। फिर वृक्काणुओं के अंदर रक्त की सफाई होगी। जब रक्त की सफाई होगी तो रक्त साफ हो जाएगा, और जो रक्त का कचरा निकलेगा वही मूत्र बन जाएगा। तो जो मूत्र बनेगा वो देखिए फिर आ गया, ये जो नलिका है मूत्र वाहिनी, इन्हीं से ये मूत्र आता है, फिर मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। यानी जो यूरिनरी ब्लैडर हमारा होता है इसी में इकट्ठा होता रहता है। तो हमारा जो ये उत्सर्जन तंत्र है ये मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वयन का केंद्र होता है मस्तिष्क होता है। तो जब ब्लैडर भर जाता है तो हमारा मस्तिष्क संकेत देता है कि मूत्राशय भर चुका है, अब मूत्र का त्याग करना आवश्यक है, तब हम मूत्र त्याग करते हैं। क्योंकि जो मूत्र मार्ग है ये मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में 4 भाग है। पहला वृक्क होता है, 2 वृक्क होते हैं, फिर मूत्र वाहिनी। वृक्क में जो मूत्र होता है वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आगे बढ़ता है,
मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे शरीर का, मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जिसका चित्र दिख रहा है। पर इस अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो अंदर ये व्रकाणु दिख रहे हैं, इनकी संरचना, क्योंकि इनकी संरचना में ही हम 3 बात पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं व्रकाणु की संरचना कैसी है, उसी में पढ़ते हैं कि रक्त की सफाई कैसे होती है, उसी में पढ़ते हैं कि शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो ये तीनों की तीनों बातें इसी व्रकाणु से ही संबंधित है। ये मान लीजिए कि परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो व्रकाणु या नेफ्रॉन है, उसके बाद किडनी आती है। तो किडनी काम समझ ही गए हैं कि किडनी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि किडनी के अंदर खून की सफाई होती है, मूत्र का निर्माण होता है। अगर किडनी नहीं रहेगी तो खून की सफाई नहीं होगी, ऐसे ही मर जाएंगे। हम बहुत से लोग जैसे कि किसी को अपनी एक किडनी दान दे देते हैं, तो एक किडनी पर भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड जीवन होगा, यानी कि गारंटी नहीं कि बहुत अधिक समय तक जिएंगे। दूसरी बात, एक किडनी निकलने के बाद कोई भारी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। तो ये तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने बात कर ली। अब हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है व्रकाणु। तो पहले किसी एक व्रकाणु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जिसे रक्त आता है महाधमनी से। तो यहाँ पे महाधमनी है, धमनी के बाद फिर अंदर ये होती है वृक्क धमनी, इनका भी चाहे नाम लिख देते हैं, जगह है वहीं लिख देते हैं। ये वृक्क धमनी है, जो पतली पतली, जैसे कि ये पीछे जो है वृक्क शिरा है, जिन्हें रीनल धमनी, रीनल शिरा बोलते हैं। तो मुख्य वाली तो महाधमनी, उसके बाद फिर वृक्क धमनी, महाशिरा, वृक्क शिरा। अब ये संरचना क्लियर है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, नेफ्रॉन। तो अब आ जाते हैं व्रकाणु या नेफ्रॉन की संरचना। तो व्रकाणु की बात करते हैं, तो व्रकाणु बहुत होते हैं, एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा व्रकाणु होते हैं। तो शरीर में 2 किडनी होते हैं, तो व्रकाणु बहुत होते हैं, इसीलिए एक किडनी पर भी जीना संभव होता है। तो व्रकाणु की संरचना अगर देखें तो व्रकाणु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो किस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे ये देखते हैं। ये कुछ जैसे कि विंच टाइप का होता है, या फिर कटोरा टाइप का, ऐसे दिखते हैं, ऐसे ये संरचना है। ऐसे संरचना दी जाती है। फिर यहाँ पे हल्की सी सकड़ी हो जाती है। उसके बाद फिर जाके चौड़ी हो जाएगी। फिर ये संग्राहक नलिका अंदर खोलेगी। ऐसे तो ये दिख रहा है। इसका अगला भाग, इसको बोमन संपुट कहते हैं। इसके नाम लिख देते हैं, इसका नाम है बोमन संपुट या ग्लोमेरुलस गुच्छ कहते हैं। ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो दूर वाली नलिका है, ये भी असल में मुड़ी होते हुए ज्यादा मोड़ा नहीं है। इसका नाम है दूरस्थ कुंडलित नलिका।
ये हेनली लूप, हेनले लूप, ये संग्राहक नलिका। फिर यहाँ पर मूत्र वाहिनी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये कुछ बातें हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं धमनियों से। क्योंकि अंदर जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा चित्र वो दिखा देते हैं दोबारा, तभी बात समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी पढ़ा था, दो किडनियां थी, इनमें से आया था महाधमनी, यहाँ पे था महाशिरा। तो महाधमनी इधर से कनेक्ट थी, फिर जो महाशिरा आया था, ये महाशिरा, मतलब महाशिरा है तो महाधमनी। फिर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे थे। अब इसमें जो आया रही महाधमनी, अब इस महाधमनी से है वृक्क धमनी। तो जो वृक्क धमनी है वो भी इसमें जाएगी। वृक्क धमनी आ रही, महाधमनी से वृक्क धमनी, तो इसके अंदर जाएगी। फिर यहाँ पर जाकर ये फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद यहाँ निकलेगी वृक्क धमनी। और यहाँ पर जाने के बाद ये फिर से इस नलिका पर अटैक करती है, इस पर लिपट जाती है। ये वृक्क धमनी निकल जाती है, और यहाँ से निकल रही है वृक्क शिरा। आने वाली वृक्क धमनी है, जाने वाली वृक्क शिरा है जो वापस जाएगी। इनके नाम लिख देते हैं, वृक्क धमनी और ये वृक्क शिरा। ये कुछ संरचनाएं होगी। अब हम इसकी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो जो वृक्काणु या निफरान होता है वो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत होते हैं, यानी कि एक ही किडनी में 10 लाख से ज्यादा होते हैं। तो एक की बात करें, जो अगला पार्ट है बोमन संपूर्ण दिख रहा है विंच के टाइप का, जो आगे जाता है तो इसकी नलिका बहुत सारी कुंडलित होती है। हमने ज्यादा कुंडलित नहीं किया, नहीं समझने में प्रॉब्लम होगी, तो एक ही बार मोड़ा है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा मुड़ी होती है। इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ यानी पास की, और कुंडलित मीन्स मुड़ी हुई, नलिका मतलब नलिका। तो वो नलिका जो बोमन संपुट के पास में है और बहुत ही कुंडलित होती है, उसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। आगे जाकर ये नलिका हल्का सा पतली हो जाती है, फिर मोटी हो जाती है। तो इस पतले भाग को नाम दिया गया हेनले लूप। फिर आगे जाती है, यहाँ पर भी कुंडलित होती है, हमने कुंडलित नहीं करके दिखाया, सिंपल से दिखाया है, बल्कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मुड़ी होती है। नहीं चाहे थोड़ा सा मोड़ कर दिखा देते हैं। कम मोड़ रही है, यहाँ पर मुड़ी होती है। तो इस दूर के मुड़े हुए भाग को नाम दिया गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। यानी जो दूर है कुंडलित है नलिका है, यानी ये वही नलिका है जो यहाँ पे पास में मुड़ी हुई है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम रखा गया। दूर पर जाकर मुड़ी है तो दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम रखा गया। उसके बाद फिर ये संग्राहक नलिका में खुल जाती है, और संग्राहक नलिका लास्ट में जाकर मूत्र वाहिनी में खुलती है। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा ही है कि यहाँ से मूत्र वाहिनी निकलती है, फिर मूत्र वाहिनी जाती है मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग। तो यानी हम ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये किसी एक के अंदर की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये महाधमनी है, ये महाधमनी, महाधमनी से जब शुद्ध रक्त आता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, तो महाधमनी के बाद वृक्क धमनी, वृक्क धमनी के बाद बहुत सारी पतली पतली केशिकाएं होती हैं जो सभी वृक्काणुओं से जुड़ी होती है। तो जो वृक्क धमनी से रक्त आया, ये तो हमने संरचना की बात कर ली, किस तरह दिख रहा है। अब हम इसी में बात करेंगे रक्त की सफाई और मूत्र का निर्माण। तो ये कैसे होता है, इसके लिए देखिए 3 स्टेप होते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। है जगह यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिख दे, थोड़ा जगह बन जाए।
बोमन संपुट का नाम यहाँ का देते हैं, बोमन संपुट या ग्लोमेरुलस गुच्छ, बोमन संपुट। यहाँ पर हमको पढ़ना है रक्त की सफाई या मूत्र निर्माण। तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है गुच्छ परानिस्यंदन, दूसरा है नलिकीय पुनरावशोषण और तीसरा होता है नलिकीय स्रावण। अब इन स्टेप्स को हम इसी में पढ़ेंगे। यानी नेफ्रॉन की संरचना तो हम बता देंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन में अगला जो भाग होता है वो कप के जैसा होता है या फिर विंच के जैसा होता है, जिसके पीछे से नलिका निकली होती है। जो नलिका बहुत कुंडलित होती है, पास की नलिका को समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। फिर उसके बाद ये नलिका हल्की से पतली हो जाती है, इस भाग को हेनले लूप कहते हैं। फिर ये नलिका आगे फिर चौड़ी होकर काफी मुड़ जाती है, उसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका में खुलती है, फिर संग्राहक नलिका जाके मूत्रवाहिनी में खुलती है, मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय में जाती है। ये तो इनकी संरचना हो गई। अब हमें बात करना है कि हमारे शरीर में रक्त की सफाई कैसे होती है और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने बताया कि जब हृदय की महाधमनी से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त निकलता है तो वो रक्त आता कहाँ पर है, महाधमनी वाला इस किडनी में। तो ये महाधमनी है, महाशिरा, इसमें से आना है और इस महाशिरा से वापस जाना है। उल्टा सिस्टम यहाँ पे है हृदय से। हृदय में क्या था, महाशिरा से रक्त आता था और महाधमनी से जाता था। यहाँ पे महाधमनी से आता है, महाशिरा से जाता है। तो इन दोनों बातों में याद रखना है कि उल्टा सिस्टम समझ। अब महाधमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त आया, शुद्ध रक्त है लेकिन वो साफ नहीं है, वो रक्त आया। अब इस रास्ते से आगे बढ़ा तो महाधमनी से उसके बाद फिर दोनों नलिकाओं में दोनों तरफ चला जाएगा। ये दोनों तरफ जो ये वृक्क धमनी है इनमें जाएगा। वृक्क धमनी के बाद पतली पतली बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, उन केशिकाओं के जरिए ये ऑक्सीजन वाला रक्त जो है इन सभी वृक्काणुओं के अंदर पहुंचेगा। जैसे कि यहाँ से दिख रहा है, ये वृक्क धमनी है, ये वृक्काणु। अब इसमें गया जब रक्त, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब इसमें गया, जानने के बाद जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है, यहाँ पर दिख रहा है पाइप मुड़ी हुई है। जैसे कि मान ली टुल्लू मोटर की पाइप होती है, अगर वो मुड़ जाए तो वहां पर प्रेशर पड़ता है, यानी काफी टाइम तक मुड़ी रहे तो पाइप फटने का डर होता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे पाइप मुड़ी हुई है तो मुड़ती पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ पे छनाई शुरू होती है। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 90% रक्त की सफाई यहीं पर हो जाती है। यहाँ पर जब प्रेशर पड़ता है तो छन कर इसमें का जो जल है, जल और फिर यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, कुछ ग्लूकोज, कुछ विटामिन, कुछ खनिज, कुछ आयंस, ये आदि जो है ये सब पीछे चले जाते हैं। तो रक्त का 90% भाग यहीं पे छन जाता है। इसी प्रक्रिया कहते हैं गुच्छ परानिस्यंदन। क्योंकि जो बोमन संपुट अंग्रेजी नाम, इसका शुद्ध नाम है ग्लोमेरुलस फिल्टर, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, जो फिल्टर करता है। तो इस बोमन संपुट को ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं, जो कि रक्त के फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है। अब रक्त का 90% भाग यहाँ पर छन गया और छन कर अपशिष्ट निकल गए, रक्त यहाँ रह गया। लेकिन 90% छना है, अभी 100% छना नहीं। इसके बावजूद भी कुछ आवश्यक पदार्थ जो कि हमको चाहिए वो इसमें चले जाते हैं। यानी जब छना तो छनने के बाद इसे बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन है, उनको हमारे शरीर की जरूरत है। अब वो भी अपशिष्ट के साथ निकल गए तो उनको वापस भी लाना है। तो जब आगे बढ़ा तो यहाँ में जो मुड़ी हुई
रक्त धमनी थी, ये आगे आगे आने के बाद यहाँ पर फिर प्रेशर मारती है, फिर इसको दबाती है। फिर जो दोबारा प्रेशर मारती है इसको कहते हैं नलिकीय पुनरावशोषण, यानी नलिका का यानी दोबारा अवशोषण, सोख लेना, दोबारा ग्रहण कर लेना। तो जब नलिकीय पुनरावशोषण होता है तो जो कुछ आवश्यक पदार्थ इस नलिका में रह गए थे वो वापस दोबारा इस रक्त धमनी द्वारा खींच लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहला, गुच्छपड़ा निस्संदन, बोमन संपुट में लगभग 90% रक्त छन जाता है और छनने के बाद उसका जो कचरा है आगे निकलता है, लेकिन उस कचरे में कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, अगर वो भी निकल गए तो हमारे खाने पीने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो उनको वापस लाना है। इसके लिए रक्त धमनी फिर से अटैक करती है और फिर से अटैक करके नलिकीय पुनरावशोषण प्रक्रिया द्वारा उन आवश्यक पदार्थों को खींचकर अंदर ले लेती है। ये तो हो गया 2 स्टेप। अब थर्ड आता है नलिकीय स्रावण। तो इन 2 स्टेप में हमने काम की चीज निकाली। अब नलिकीय स्रावण, स्रावण मीन्स होता है निकालना। अब इसके बाद नलिका क्या करती है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ आयंस होते हैं, अब जिनकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, लेकिन वो इस नलिका में रहेगा। अब यही लफड़ा है। अभी यहाँ पे क्या था, मान ली छाना गया, छानने के बाद कुछ आवश्यक पदार्थ नलिका में चले गए, उसको उसने निकाला, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो इसके पास रह गए अभी भी, उनकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। कुछ हानिकारक आयंस होता है, उन आयंस को स्रावण करना, उनको स्रावित करना, निकालना है। तो नलिका क्या करती है कि इसी प्रेशर मारकर कुछ जो हानिकारक आयंस है उनको इसी नलिका में वापस डाल देती है। इसको कहते हैं नलिकीय स्रावण। तो गुच्छपड़ा निस्संदन में 90% भाग का फिल्टर हुआ, फिर नलिकीय पुनरावशोषण में रक्त धमनी द्वारा दोबारा अटैक करके आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया गया। फिर नलिकीय स्रावण में इस नलिका में यानी रक्त धमनी में जो आवश्यक पदार्थ रह गए थे, मतलब कि अनावश्यक पदार्थ, उनको वापस इसी नलिका में स्रावित कर दिया गया। तो ये 3 स्टेप हो जाते हैं। अब इन 3 स्टेप में रक्त पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी रक्त की सफाई तो हो गई। अब मूत्र का निर्माण। अब जो अपशिष्ट रह गया है वो अपशिष्ट में हमने पहले कई बार बताया क्या क्या पदार्थ होते हैं, यानी कि अनावश्यक जल होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिया, अमोनिया, कुछ ग्लूकोज की मात्रा, कुछ खनिज लवण होते हैं। इन सब के मिश्रण को ही हम कहते हैं मूत्र। तो मूत्र बन जाता है। तो मूत्र बन जाता है, मूत्र भी यहाँ से जाता है संगार नलिका में, उसके बाद फिर मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय फिर बाहर निकल जाता है। अब ये तो मान लिया आगे थी नलिका। अब जो वृक्क शिरा का काम, तो जो वृक्क नलिका थी वो वृक्क धमनी ने इस रक्त को पूरी तरह से साफ कर लिया। तो साफ करने का मतलब कचरा तो निकाल लिया, लेकिन बदले में इनको भी कुछ मिल जाता है। वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ऑक्सीजन युक्त आई थी, CO2 युक्त निकलेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो रक्त कहाँ मिला, इसमें मिला। अब इसमें जो अंश है उसमें ग्लूकोज भी है। अब ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, यानी कि इसमें जो हमारे भोजन के आवश्यक पदार्थ भी मौजूद हैं। अब जब उनके साथ रक्त मिला तो उनको ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, यानी कि मतलब इनका जो ऑक्सीजन तो था ही, और साथ में क्या हुआ, इस भोजन से कार्बन मिल गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो वृक्क धमनी ने खून को शुद्ध किया। अब शुद्ध करने के बाद जो वृक्क शिरा है इसमें से अब शुद्ध खून वापस निकलेगा, लेकिन उस साफ खून के साथ साथ ग्लूकोज से ऑक्सीजन कार्बन भी मिल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो साफ खून अब बाहर निकलता है। तो यहाँ भी सिस्टम उल्टा हो रहा है। वहां पे क्या था, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध था। यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त है लेकिन साफ नहीं है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है लेकिन साफ है। तो जिस प्रकार से आया क्या, महाधमनी से आया वृक्क धमनी से केशिकाएं से वृक्काणु में पहुंचा, वृक्काणु में रक्त की सफाई हुई। रक्त की सफाई होने के बाद फिर वापस जो रक्त है फिर केशिकाओं में जाएगा, जो साफ वाला केशिकाओं में जाएगा। केशिकाओं के बाद फिर जाएगा वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा के बाद महाशिरा के बाद शरीर में चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान
रक्त की सफाई होती है, और रक्त की सफाई से जो कचरा निकलता है वही मूत्र कहलाता है। तो ये टॉपिक हो गया, इसको थोड़ा चार्ट वाइज बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब चार्ट वाइज जो रास्ता है वो रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार से काम हुआ। तो सबसे पहले क्या था, महाशिरा। जो महाशिरा है, अब इस महाशिरा में जो रक्त आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, लेकिन साफ नहीं। अब ये रक्त गया कहाँ, महाशिरा। अब महाशिरा के बाद वो महाशिरा महाधमनी, महाधमनी के बाद गया वृक्क धमनी, वृक्क धमनी के बाद केशिकाओं में आ गया। अब केशिकाएं, अब केशिकाएं ले जाती हैं वृक्काणु में। अब वृक्काणु के अंदर रक्त हो जाएगा साफ। तब वृक्काणु के बाद जो रक्त निकलेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, लेकिन ये साफ। अब ये रक्त फिर से केशिकाओं में गया, केशिकाओं से वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा से महाशिरा, और फिर महाशिरा के बाद वापस शरीर में। और यहाँ शरीर से ही चला। तो ये रास्ता होता है कि शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो कि साफ नहीं होता वो महाधमनी से जाता है वृक्क धमनी में, वृक्क धमनी से केशिकाओं से होता हुआ वृक्काणुओं में पहुंचता है, जिसके अंदर रक्त साफ होता है और मूत्र का निर्माण हो जाता है। फिर जो साफ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है ये केशिकाओं के रास्ते फिर आता है वृक्क शिरा में, फिर महाशिरा में, फिर वापस शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण और रक्त की सफाई की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये तो हो गया मानव में उत्सर्जन। अभी इस अध्याय में पौधों में उत्सर्जन भी पढ़ना है। तो पौधों में उत्सर्जन पढ़ने से पहले एक टॉपिक और है, जिसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत अगर डायलिसिस हो जाती है तो शरीर में पूरा रक्त बदल दिया जाता है। तो पूरा रक्त बदल देने से यानी कि एक प्रकार से शरीर में मान लिया अगर रक्त सही नहीं है, रक्त में समस्या है, तो पूरा रक्त बदल देते हैं, एक सही रक्त डाल दिया जाता है, साफ रक्त। तो उस प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस, जो कि इसी में का टॉपिक है। इसी में एक टॉपिक है कृत्रिम अपोहन। जिसमें एक प्रकार से कृत्रिम रूप से किडनी, यानी जैसे किडनी जब फेल हो जाती है तो यहाँ पे कृत्रिम तरीके से डॉक्टर किडनी की व्यवस्था करते हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम अपोहन। यानी यहाँ पे एक ऐसा यंत्र यूज करते हैं जो कि हमारे शरीर में किडनी की तरह काम करता है, तो ये कृत्रिम अपोहन होता है। बाकी किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है, जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है तो किसी दूसरे किडनी लगा दी जाती है, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। ये सब छोटे मोटे टॉपिक होते हैं। अब हम सीधा बात करते हैं पौधों के बारे में, यानी पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन। अब पौधों में उत्सर्जन की बात करते हैं तो पौधे को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे में उत्सर्जी पदार्थ
मल, मूत्र, हाँ पसीना भी होता है, यानी हमारे शरीर में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो पसीने के रूप में हमारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल देती हैं। तो ये भी अब यहाँ कुछ सब्जी पदार्थ जो पौधों में है, जैसे इसमें जल निकलता है, जलवाष्प, गोंद, रेजिन, लैटेक्स आदि सब जो पदार्थ होते हैं ये पौधों के अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ हैं। मतलब ये वे अनावश्यक पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को नहीं होती है, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जल, देखा होगा पौधों के विभिन्न भागों से जल की बूंदें निकलती रहती हैं। जल वाष्प, इनका उत्सर्जन का मेन तरीका जो है जल वाष्प ही है। अब इसके बारे में बताते हैं डिटेल में कि जल वाष्प का उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि जल जो होता है वाष्प के रूप में निकलता है। फिर गोंद, पौधों के भागों पर देखा होगा गोंद बनी रहती है। रेजिन, रेजिन चिपचिपा पदार्थ होता है जो पौधों पे लगा रहता है। लैटेक्स दूध जैसा पदार्थ होता है जो स्रावित होता रहता है। तो ये सब पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो जलवाष्प वाली है। इसी को क्लियरली बात करेंगे कि पौधों में उत्सर्जन में इसी का मेन रोल होता है। और पेपर में पादपों में उत्सर्जन आता है काफी। तो उसके लिए हम एक सिस्टम में थोड़ी देर के लिए कोई पेड़ मान लेते हैं। एक पेड़ है, मान लेते हैं एक पत्ती बना देते हैं समझने के लिए। पेड़ है, यहाँ पे जड़ें हैं। अब जानते हैं कि पौधों में जो संवहन बंडल है, संवहन बंडल में दो स्थायी ऊतक होते हैं। एक का नाम है जाइलम, एक का फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है पत्तियों पे बनने वाले भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जबकि जाइलम का काम होता है पृथ्वी से जल व खनिज लवणों को ले जाकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये बात यही जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जल के जितने अणु, यानी जल के 12 अणु लिए जाते हैं, लेकिन जब भोजन बनता है तो बनने के बाद जल के 6 अणु निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जितना पानी यूज करते हैं उसका आधा पानी अपने खाना बनाने में यूज करते हैं, आधा पानी वो बाहर निकाल देते हैं। तो जो आधा पानी होता है वो निकलता कैसे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव होता है 6CO2 प्लस 12H2O। फिर सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट होती है, फिर क्लोरोफिल होता है। इससे बनता क्या है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए 6 ऑक्सीजन निकाल दिए तो बराबर हो गए। लेकिन जल के 12 अणु यूज किए थे, निकलता कितना है 6 अणु। तो बीच के 6 अणुओं घुटोला कहाँ हुआ, इसी को पढ़ना है। तो जो जाइलम है, अब जाइलम यहाँ से जल ले जाता है, उसका भी सिस्टम होता है। यहाँ पे लगता है मूल दाब, जड़ पे दाब लगता है, मूल दाब। जैसे कि मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें दाब लगता है, वैसे यहाँ पे मूल दाब लगता है। जब जिसमें यहाँ पे जल भरा हुआ है, अब जो जाइलम होता है, जाइलम में 4 प्रकार के कोशिका होते हैं। जो जाइलम कोशिकाएं हैं वैसे इसमें जो कोशिकाएं, मान लीजिए जाइलम का रास्ता हम दिखा देते हैं, ये जाइलम की कोशिकाएं हैं, इस टाइप से मान ले रहे हैं समझने के लिए कि हमें इस पत्ती तक मान लीजिए पानी पहुंचाना, ठीक ऐसे। अब मूल दाब लगा तो जो यहाँ का पानी था वो इस पार्ट में भर गया। अब फिर दाब लगा, अब पानी यहाँ भरा है, जगह है नहीं, तो जब दाब लगा तो यहाँ का पानी यहाँ गया, तो ये जगह खाली हुई, यहाँ पे पानी भर गया। फिर दाब लगा, अब यहाँ का पानी यहाँ गया, ये जगह खाली हुई, यहाँ पानी आ गया। फिर दाब लगा, यानी इस तरह दाब लगता जाता है। और मूल दाब लगते तो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से पानी ऊपर को चढ़ता जाता है, और चढ़ता चढ़ता पानी सभी भाग पहुंचता है, तना में, जड़ में, पत्तियों में, पानी पत्तियों को। क्योंकि जो पादपों में उत्सर्जन होता है वो 90 से 92% का उत्सर्जन सिर्फ पत्तियों के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ का जल जो है पत्तियों में पहुंच गया, तो पत्तियों पे होते हैं स्टोमेटा, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये स्टोमेटा खुल जाते हैं
और रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो जब स्टोमेटा खुल जाते हैं, जो जो पानी होता है अब यहाँ से निकलता है, तो पानी इसके अंदर तो पानी जल है, लेकिन जब पानी निकलता है तो वो जल जो होता है वो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो द्रव अवस्था है वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ये बातें क्लियर है कि जब मूल दाब लगता है तो पृथ्वी का जल जाइलम की कोशिकाओं द्वारा स्टेप वाइज बढ़ता है और बढ़कर पत्तियों में पहुंचता है। तो जो जल होता है वो जब जलवाष्प में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट किस लिए होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब स्टोमेटा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल जलवाष्प में बदल जाता है। जलवाष्प में बदलने के बाद यही जल जलवाष्प जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बादल बन जाता है। जो आसमान में बादल दिखते हैं वो यही का पानी है, तो पानी के पहाड़ को ही बादल कहते हैं। और जब मानसून बनता है तो यही बादल टूट टूट के गिरते हैं, इसी को हम कहते हैं बरसात हो रही है। यानी कि जो बरसात होती है वो हमारा यही का पानी यहीं पे लौट कर आता है, कहीं और पानी नहीं। तो पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया समझ में आ गई। इसमें क्या है कि पृथ्वी में जल होता है, जब मूल दाब लगता है तो जाइलम की कोशिकाओं द्वारा जल धीरे धीरे स्टेप वाइज पत्तियों में पहुंचता है। तो पत्तियों के स्टोमेटा में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जल जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये सूर्य की रोशनी के कारण जो जलवाष्प होता है वो ऊपर आसमान में जाता है और बादलों का निर्माण करता है। और जब मानसून बनता है तो यही बादल बरस बरस कर वापस धरती पर आते हैं और फिर जमीन में पानी जाता है, फिर चलते नहीं, एक चक्र चलता रहता है कि यहीं का पानी घूम फिर कर यहीं आता है। तो इस प्रकार से पादपों में जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पादपों में उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन आप सभी को समझ में आया होगा। इस प्रकार से आज ये अध्याय और जैव प्रक्रम पूरा समाप्त होता है। जैव प्रक्रम में 4 पार्ट थे: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर जैव प्रक्रम बना था। तो जैव प्रक्रम आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम 5वें अध्याय यानी कि नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में बात करेंगे। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर समझ में आया है तो गैलेक्टिक साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि अगले वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें।